प्रकाश, हर्षवर्धन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 85 तो कर लिए, लेकिन जो बाकी बचे हुए सीट नहीं कर पाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कांग्रेस ने लोकसभा में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था तो माना यह जा रहा था कि अब महाराष्ट्र में जो भी गठबंधन होगा वहाँ पे कांग्रेस एक बड़े भाई के तौर पर भूमिका निभाएगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस का ये जो माइलेज था, जो ये मजबूत पक्ष था, वो अब कमज़ोर हो गया है? यही वजह है कि सहयोगी पार्टियों के साथ ज़्यादा समझौतावादी रुख अपनाने के लिए मजबूर है, और यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से हावी हो रही हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा को मैं लिंक करके नहीं देखता। बीजेपी को जरूर हरियाणा से बूस्टर मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सबसे पुरानी पैन महाराष्ट्र पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। ठीक है, अगर कांग्रेस खुद ये रियलाइज नहीं करती और अपनी गलतियां करती है तो वो कांग्रेस की प्रॉब्लम है, और वो अलायंस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा के उसको समझ रही है। तो इसलिए मुझे ये 85-85 फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है कि बड़ा टकराव हो गया। वो दूसरे साइड की बातें हम अलग करेंगे। दूसरे साइड में तो उधार का नेता है, तो वो क्या बताएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? ये सोच रहे हैं कि हरियाणा में चूंकि हमारे हक में नतीजा आ गया तो हर जगह आएगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नतीजे बदल भी सकते हैं। तो हरियाणा उनके लिए एक बूस्टर है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है, जो मुझे इस वक्त कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की नजर आ रही है, फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि उनको, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो शिवसेना क्या है, शिवसेना और बीजेपी तो एक ही है ना। पहली युति की सरकार तो दोनों की बनी थी ना, जब शिवसेना सीनियर पार्टनर थी उसमें। तो पुरानी बातें सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने वर्कर्स को आइडियोलॉजिकली एक स्ट्रीमलाइन पे लाना, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और लोकसभा संसद का चुनाव था। तो महाराष्ट्र को भली भांति जानते हुए मैं ये कह सकता हूं आपको, बहुत मतलब 2 दशक से ज्यादा हो गया मुझे, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक चैलेंज होगा। तो सीटों का बंटवारा और सीटें किसको कितनी मिलनी है तो हर पार्टी में हर बार होता है, हर चुनाव में होता है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सब एडजस्टमेंट्स तो सबको करने ही पड़ते हैं, किसी को झुकना पड़ता है, जिसकी हैसियत ज्यादा होती है वो ज्यादा बार्गेन करके लेकर जाता है। लेकिन इसका मतलब कोई ये गारंटी नहीं होती पॉलिटिक्स में कि अगर आप ज्यादा छीन कर ले आए तो आप ज्यादा सीटें जीत कर भी लाते हैं। कितने उदाहरण ऐसे हैं कि आप ज्यादा सीटें तो पा जाते हैं अलायंस में, अंततः आप हार जाते हैं बजाय जीतने के। तो ये नहीं है, बट बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त होगा, जो इम्तिहान होगा इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, वो ये है कि उनका वर्कर और उनकी आइडियोलॉजी दोनों स्ट्रीमलाइंड तरीके से काम करे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट पार्टनर जो है वो एक समय में कांग्रेस थी। अगर हम सिर्फ लोकसभा के कुछ महीने पहले का रिफ्लेक्शन देखें, आइडियोलॉजिकली वो क्लैश पे है शिवसेना के साथ, तो उसका वर्कर, और ये सबको ग्राउंड पे जाना है, उसका वर्कर जो है उसको शिवसेना के साथ भी काम करना है, ये जरूरी है। बीजेपी की साइड में ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है विज्ञान, मैं बिल्कुल स्पष्टता कह रहा हूं कि बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा इस बात का। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है अभिज्ञान, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आपको महायुति के साथ भी होगी। जो भाजपा का कार्यकर्ता या फिर कैडर 5 साल तक मेहनत किया और वो सीट पर अगर आप वहाँ पे अजित पवार के कोई विधायक को ले आते, उम्मीदवार को ले आते हैं, या शिवसेना किसी विधायक को ले आते हैं, तो उसको तो लगेगा कि यार ये जीत गया तो फिर कब्जा वो कर लेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हर्षवर्धन, आपको क्या लगता है कि इस चैलेंज से निपटना कितनी बड़ी चुनौती होगी गठबंधन को? मैं इसमें 20 सेकेंड का पॉइंटर दे दूं जल्दी से। मैंने क्यों कहा कि बीजेपी को एडवांटेज, इसकी एक वजह से कह रहा हूं, क्योंकि डोमिनेंट पार्टनर होने की वजह से बहुत सारी चीजें आपके हैसियत में होती हैं, मैनेज कर लेना। ये तो देखिए राजनीति में ये स्पष्ट है, जब लोग नेता मिलकर गठबंधन बनाते हैं तो कभी न समझिएगा कि ये कार्यकर्ताओं का गठबंधन होता है। कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं होता, गठबंधन बनाते हैं सब बैठ के नेता। राजीव पांडे जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, डूब भी जाते हैं।
देखिए, इसमें एक से महत्वपूर्ण बात बिल्कुल, समझिए। यहाँ पे आप बीजेपी के आधार पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि वहां 288 सीटों पर लड़ती थी ना, इसको थोड़ा समझिए। भारतीय जनता पार्टी को जहां लगता है कि जब उसका और शिवसेना का गठजोड़ था, तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता है ना, ये तो मोदी शाह युग में ये हुआ, वरन तो शिवसेना ही बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी और मुंबई पर ज्यादा दावा उसी का हुआ करता था। अभी अगर आप देखिए तो मुंबई कोंकण बेल्ट में ज्यादा दावा भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नंबर्स के लिहाज से नहीं हुआ है, अगर आप नेताओं की बात करें तो हो गया। फिर जो ये ठाणे का पूरा इलाका है, चूंकि एकनाथ शिंदे स्वयं आ गए, तो जो एक स्वाभाविक सा मतदाता समूह है, जो हिंदू मतदाता समूह, कोंकणस्थ मतदाता समूह, जो मराठा स्वाभिमान वाला मतदाता समूह, छत्रपति शिवाजी वाला, वो एक साथ आकर खड़ा हो जाता। और आप कह रहे हैं कि उन सीटों पर अगर दूसरे को दे दिया, वो लड़ाई कहां है? वो लड़ाई है जहां पर पश्चिमी महाराष्ट्र, जो शरद पवार और अजीत पवार का इलाका है, इसको समझिए आप। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको हो सकता है उस तरह से न अभी तक समीक्षा जरूर की गई होगी, अमित शाह ने जरूर कर ली होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ सहज नहीं था, कांग्रेस और एनसीपी का कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ सहज नहीं है। इस सच्चाई को आप समझिए, चाहे जो जहां खड़ा हो, ये चाहे जो ये लोग बात करें भी एक दूसरे के साथ, लेकिन ये स्वाभाविक गठजोड़ नहीं है। जो दोनों तिपहिया चल रही है, दोनों का गठजोड़ दरअसल दूसरे वाली गाड़ी का टायर लगा लिया है। ये स्वाभाविक तब होगा जब टायर बदल जाएगा। अब वो टायर बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये कोई नहीं जानता है, ये राजनीति है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की बढ़ती जो ताकत लोकसभा में थी, उससे उद्धव ठाकरे डरे। उन्होंने पहले कहा मुख्यमंत्री घोषित करो, नहीं हुआ तो शरद पवार के जरिए दबाव बनवाया, फिर संजय राउत के जरिए ढेर सारे बयान दिलवाए, और अंत में इक्वल 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 तो जिंदगी में कुछ होता नहीं है ना। अगर आपको हाथ अच्छे से काम करना है तो उंगली तो छोटी बड़ी होगी ना, एक बराबर उंगली कर दीजिएगा तो कहां से चलेगी। तो मुझे लगता है भाजपा के कार्यकर्ता से ज्यादा संतोषी जीव होता नहीं है, और उसको साफ दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट चलेगी वो हम चलाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा ये आगे तय होगा, लेकिन सरकार हम चलाते दिख रहे हैं। और 100 के ऊपर जो नंबर जाता दिख रहा है वो बीजेपी का जाता दिख रहा है, किसी और के पास अब वो संभावना नहीं। बिल्कुल, हर्षवर्धन ने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी कि भाजपा कार्यकर्ता मान के चल रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, मतलब हमारे में भले शिंदे आ गए रहे, लेकिन सरकार हम यहाँ पे चला रहेंगे। लेकिन बातों बात में एक बात आपने मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों से राय ले लूँ। बहुत देर से शिवसेना के हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, वो उंगली उठाए हुए। आनंद दुबे जी, आप मुझे लगता है कि हमारे विश्लेषकों की जो राय है उस पर अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक राय निकल करके ये आ रही है कि इधर महायुति में मोटा मोटी ये मान के चला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो वो सीएम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जब 85 सीट बराबर सीट बंटवारे का हो रहा है तो कोई चेहरा आपके पास निकल कर सामने नहीं आ रहा है। क्या ये माना जाए कि आप लोग कांग्रेस को बड़े भाई के तौर पर, या नेशनल पार्टी भले ही हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ देने के मूड में है नहीं कि अगर जीतते भी हैं तो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे या हम दावा करेंगे, इस मुद्रा में हैं, और यही वजह है कि सीट बंटवारे में झलक साफ दिख रही है। लक्ष्मण जी, ऐसा है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और नाम पर एकदम पीक पर थी और महाराष्ट्र में चारों बड़ी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, तब भी हमने 63 सीटें जीती थी और सेकंड नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में बनी थी। तो कोई ये न समझे कि शिवसेना की महाराष्ट्र में कोई ताकत नहीं है। ताकत कल भी थी, ताकत आज भी है, ताकत कल भी रहेगी, क्योंकि अभी बात चला मराठा सम्मान का, बात चला मराठी अस्मिता का, बात चला मुंबई कोकण के मराठी माणूस का। तो वही मराठी माणूस, वही मराठा समाज है ना जिसने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में जिस प्रकार बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया, वो भी देखा। 10 साल पहले मोदी जी के कर कमलों से अरब सागर में स्टैचू का भूमि पूजन हुआ था, आज तक वो स्टैचू की एक नींव भी नहीं रखी गई, एक वो भी नहीं बना। तो ये सब लोगों ने देखा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि मराठी माणूस ने इनको पहचान लिया है। और आप देखिएगा
कि इस बार इनके साथ एक नकली शिवसेना है, एक नकली राष्ट्रवादी है। जब इनके साथ हम 2019 में मिलकर लड़े थे तो इनको 105 आ गई थी, हमको भी अच्छी खासी सीटें 56 के करीब आ गई थी। लेकिन इस बार इनकी घट के ये खुद अभी 50 के करीब आ जाएंगे और नकली लोग तो 2, 4, 10, 15 पाएंगे, उससे ज्यादा पाने वाले नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी के चेहरे को नकार दिया, उससे बड़ा तो चेहरा एकनाथ शिंदे का नहीं है, उससे बड़ा चेहरा तो देवेंद्र फडणवीस जी का नहीं है। तो आप ये बात समझिए कि अगर लोकसभा का चुनाव भी 2-3 महीना पहले हुआ है और इतने बड़े प्रचार प्रसार के बाद भी मोदी जी के रथ को महाराष्ट्र ने रोक दिया, तो क्या महाराष्ट्र में नहीं रोकेगा? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे